नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। खास खबर में आज हम बात करेंगे उन बच्चों की जो कल का भविष्य हो सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि वो न सिर्फ अपने सपने को चकनाचूर कर रखे हैं, बल्कि उस परिवार के सपने को भी चकनाचूर करने को मजबूर हो रहे हैं, जो उनमें अपना भविष्य देखता था। एक उज्जवल भविष्य की कामना को लेकर बच्चे पढ़ाई के लिए आगे जाते हैं, लेकिन अब तक मैं इसलिए कह रहा हूं, कारणों का पता ही नहीं चल पा रहा है कि असल वजह क्या है। बच्चों पर पढ़ाई का बोझ इसका कारण बताया जा रहा है, लेकिन क्या यही वो कारण है? क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें सुधार किया जा सकता है? बच्चों की काउंसलिंग से लेकर जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, चाहे प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं या फिर सरकारी व्यवस्थाएं हैं, उनमें हम किस तरह से सुधार कर सकते हैं ताकि उन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखा जा सके। उन बच्चों को हम हमारे सामने बड़ा होता हुआ, अपने परिवार की सेवा करता हुआ, अपने देश की सेवा करता हुआ देखें। इन सबको लेकर अलग अलग जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो काम करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता इसमें जुटे हुए हैं, मनोवैज्ञानिक अपने स्तर पर जुड़े हुए हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट की इस पर सख्त टिप्पणी आई है, उसके बाद इसका एक तकनीकी और संवैधानिक पहलू भी कुछ सामने आएगा, कानूनी पहलू भी सामने आएगा। इन सभी चीजों को लेकर हम एक निष्कर्ष पर निकलने की कोशिश करेंगे और हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जो बच्चे जिस मकसद के साथ कहीं भी पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, अगर वो मुद्दे से भटक रहे हैं, मकसद से भटक रहे हैं, तो अपने आप को ध्यान केंद्रित करें। अगर उनके साथ किसी तरह की समस्या है तो उनको डिस्कस करें। उनका दिमाग अगर किसी तरह से दबाव में आ रहा है तो उस दबाव को दूर करें। इसके साथ ही अगर लग रहा है कि व्यवस्थाओं में किसी तरह के सुधार की जरूरत है, उन सुधारों को भी लागू किया जाए। हमारे साथ आज इस जरूरी चर्चा में बातचीत करने के लिए जो विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं अपने अपने क्षेत्र के, उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर तुषार कांत जी जुड़े हुए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर रितेश चित्तौड़ा जी इसमें काफी गंभीरता से काम कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ कोटा से जुड़े हुए हैं। और एडवोकेट AK जैन साहब वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ कुछ देर में इस चर्चा का हिस्सा होंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके पास आना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब तक ये कहा जा रहा था, और मतलब जिनसे भी आप बात करेंगे वो ये कहते हैं कि बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बहुत दबाव है, वो इतना प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं और इस वजह से इस तरह की चीजें आ रही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई उसके बाद सरकार पर और प्रशासन पर और हमारी व्यवस्था पर भी अंगुली उठ रही है, लेकिन अगर इसका मनोवैज्ञानिक कारण और उसका हम हल ढूंढने की कोशिश करें, आपका विश्लेषण, प्राथमिक विश्लेषण क्या कहता है? फिर हम उसके बाद अगले सवाल में इसके निष्कर्ष की तरफ भी जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभात जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, जो आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को अपने चैनल पे लेके आए। हम साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट लोग जो भी हैं, जो भी मेंटल हेल्थ के इश्यूज पे काम करते हैं, बहुत लंबे समय से हम ये बात उठाते रहे हैं कि नेक्स्ट एपिडेमिक जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो मेंटल हेल्थ इश्यूज ही रहेंगे। और मेंटल हेल्थ जो दिक्कत है वो ज्यादातर यंग अडल्ट और अडोलेसेंट यानी कि किशोरावस्था की उम्र में ही आती है, और कुछ लोगों को ये बीमारी लंबे समय तक फिर रह जाती है। इसके पीछे होने के कारण कि जैसे बच्चे कोटा में पढ़ाई कर रहे हैं तो सबके लिए स्ट्रेस सेम है, मतलब कि मुझे PMT में एडमिशन लेना है, मुझे IIT क्लियर करनी है। बट कुछ बच्चे उस स्ट्रेस को हैंडल कर पाते हैं, कुछ उस बच्चे उस स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो इसके पीछे मुख्यतः दो कारण होते हैं। एक जो कारण है हमारे जीन्स, हमारी पर्सनैलिटी, नंबर 1। दूसरा जो है कि जो हम स्ट्रेस दे रहे हैं बच्चे को, तो जो स्ट्रेस है, जो जेनेटिक्स है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। बट हमारे हाथ में जो एनवायरमेंटल फैक्टर है कि किस तरह से हम बच्चे का स्ट्रेस कम कर सके, वो हमारे हाथ में जरूर है। उसमें ना केवल पेरेंट्स को, टीचर्स को और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव है, सरकार है, उन सबको इसके बारे में अपने अपने लेवल पे सोचना होगा। जैसे कि अभी जो PMT का एग्जाम हुआ रिसेंटली, बच्चों ने बताया कि उनका फिजिक्स का पेपर बहुत ही टफ आया। वो सबके लिए टफ था, ऑब्वियसली उसकी वजह से कट ऑफ भी कम आएगी। बट जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक बच्चे स्ट्रेस में रहेंगे कि पता नहीं मेरे मार्क्स तो कम बने हैं, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये जो 1-1.5 महीना है उनका स्ट्रेस में बीतने वाला है। हमें अपने जो बच्चे हैं उनको ये समझाने की कोशिश करनी है कि स्ट्रेस सबके लिए सेम है, पेपर सबके लिए टफ है, आपने अपना एफर्ट डाला। इम्पोर्टेंट इज आपका एफर्ट, रिजल्ट क्या आएगा वो हमारे हाथ में नहीं है। हम इस बात से संतुष्ट होने चाहिए कि हमारे बच्चे ने मेहनत की है और आपकी ये मेहनत जीवन में कभी भी वेस्ट नहीं जाने वाली है। इस परीक्षा में हो सकता है वो फेल हो जाए,
बट इस फेल में जो वो सीख के बाहर आगे बढ़ेंगे, वो भी जीवन के लिए एक नया उद्देश्य, नया लक्ष्य लेके आएगी उनके लिए। तो आपने हमें बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब। अभी कुछ दिन पहले एक एग्जांपल भी आया था कि एक पेरेंट्स ने अपने बच्चे का जो रिजल्ट था उसके 34% बने थे, वो फेल हो गया था 34 या 32 के आसपास, लेकिन उसको उन्होंने सेलिब्रेट किया। सेलिब्रेट करने का मकसद ये था कि वो उस चीज से सबक ले, और लेकिन उसको दिमाग पर हावी ना होने दे, अपने आप को फेलियर ना समझे, ये ना समझे कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उससे सबक ले सके। और दूसरा, परिवार ने उसके साथ एक बॉन्डिंग दिखाई। हम हर परिस्थिति में आपके साथ हैं, लेकिन आप हर परिस्थिति से कुछ सीखें। तो ये एक बिल्कुल मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की। पेरेंट्स की जिम्मेदारी को लेकर बहुत अच्छा उदाहरण था। मैं वापस आपके पास लौटूंगा। रितेश जी, देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आप, मुझे लगता है कि आपने कई ऐसे माइंडसेट को आपने देखा होगा। डॉक्टर तुषार, अगर मैं जब आपसे सवाल करूं तब तक के लिए आप इसको, माइक को अगर म्यूट कर ले तो आप आसपास का जो नॉइज है ना, वो ट्रैफिक का, वो थोड़ा सा बंद हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। रितेश जी, बच्चों से जब आप मिलते हैं तो मेरे ख्याल से डॉक्टर से वो हो सकता है किसी चीज को लेकर डॉक्टर उनसे उगलवा पाए, नहीं उगलवा पाए, और अक्सर ये भी देखा जाता है कि जब साइकेट्रिस्ट की बात आती है, साइकोलॉजिस्ट की बात आती है, तो उसको हम एक अलग लेवल पर सोचते हैं। हमारे यहाँ पर उसको लेकर जो एक दिमाग में जो हवा है, हवा इसलिए कह रहा हूं कि जब भी हम साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं, वो उसको सीधे पागल से जोड़ते हैं। एक एक माइंडसेट है, उसको ये नहीं सोचते कि वो एक काउंसलर के तौर पर है, वो उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कितना जरूरी हो सकता है, उनकी उन चीजों को दिमाग से निकालने के लिए कितना जरूरी हो सकता है। ऐसे में कई बार सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। जब आप बात करते हैं उन स्टूडेंट से, आपको किस तरह के रीजन समझ में आते हैं? बच्चे क्या खुल पाते हैं आपसे भी या नहीं खुल पाते हैं? रितेश जी। धन्यवाद प्रभात जी, आपने इस महत्वपूर्ण विषय के लिए मुझे यहाँ इस डिबेट में आमंत्रित किया है, उसके लिए मैं आपके चैनल का और आपका धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हर व्यक्ति का मेंटल लेवल अलग है और उस मेंटल लेवल के आधार पर हमें उसकी परीक्षा करनी चाहिए। हो सकता है कि कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, कोई बच्चा पढ़ाई में खराब तो कोई भी नहीं है, पर हो सकता है उसका स्तर कम हो। और जो विषय आपने अभी उठाया कि एक बच्चे ने, उसके पिताजी ने अभी उसके नंबर कम आए, उसके बाद उसने उसको सेलिब्रेट किया। इस तरह की जो चीज़ें हैं, अगर हम लोग करने लगेंगे, तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते हम सब लोगों के बीच में जाकर इस विषयों को ले जा पाएँगे। जहाँ तक रही बात कोटा की, कोटा में एटमॉस्फेयर पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग, यहाँ के अभिभावक, यहाँ की जनता, यहाँ के सामान्य लोग बच्चों को पढ़ने देना चाहते हैं और पढ़ाई के साथ हैं। चाहे हॉस्टल एसोसिएशन के लोग हों, यहाँ के जो व्यापारिक वर्ग के लोग हों, वो सब लोग इस कोटा शहर को, और इवन राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, सभी जगह एक जैसी परिस्थिति है। परंतु बच्चे को हम किसी बच्चे को हम कमतर आंकते हैं और किसी को ज़्यादातर आंकते हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा। और जहाँ यहीं से एक दिमाग में बच्चे के घर करना शुरू होता है कि मैं किसी से अच्छा हूँ और मैं किसी से बुरा हूँ। हमें कंपैरिजन सामाजिक चालू हो कार्यकर्ता जाता है, तुलना चालू हो जाती हमें है। हमें हाँ, बिल्कुल। सामाजिक कार्यकर्ता के नाते हमें जाकर, कैंपस में जाकर, कोचिंग सेंटर्स पे जाकर, या एक सामान्य जहाँ पर बच्चों की गैदरिंग है, हम लोगों से मिलने का प्रयास करते हैं। उनसे उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत सी जगह ऐसी स्थिति बनती है कि जहाँ बच्चा पढ़ना तो चाहता है और उसके परिवार के लोग भी पढ़ाना चाहते हैं, पर उसके आस-पास का जो सर्किल है, उसको पढ़ने नहीं देना चाह रहा। पढ़ने देने का मतलब है उसको दूसरी चीज़ों में ले जाने का प्रयास कर रहा है। तो हम जब इन चीज़ों को समझते हैं तो उसको सीधे रास्ते पर ले जाने का प्रयास भी करते हैं, उसके अभिभावकों से भी बात करते हैं और अभिभावक उसके कोचिंग सेंटर से भी बात करते हैं। एक सामूहिक परिस्थिति के आधार पर हम उस बच्चे को उस लाइन से, जिस लाइन की तरफ वो जाना चाह रहा है, उनको निकालने का प्रयास करते जी डॉक्टर साहब, मुझे लगता है मैं मेरी टेक्निकल टीम से तब तक कहूंगा कि एक बार जो एके जैन साहब हैं उनसे भी हमसे संपर्क करने की कोशिश करें, पीसीआर टीम एक बार उनसे बात करने की कोशिश करें, वो जुड़ जाएं, तो मेरे ख्याल से जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की उसको लेकर भी हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ बच्चों की काउंसलिंग से इसका समस्या का समाधान मिल पाएगा। मुझे लगता है कि पेरेंट्स की काउंसलिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो जो कंपैरिजन हम करते हैं कि उस बच्चे के इतने अंक आए, तुम्हारे इतने अंक क्यों, पहली बात तो जो मुझे समझ में आती है, हो सकता है इससे ज्यादा भी कारण हो। दूसरा ये कि ये आखिरी विकल्प नहीं है। उन्हें ये लगता है कि अगर ये ना कर पाए तो उनकी जिंदगी खराब है, क्योंकि मैंने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं जिनमें ड्रॉप आउट जो होते हैं उन्होंने एक मकाम हासिल किया है। जिन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ा, उसके कारण उनके कुछ और हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना और उन्होंने एक विकल्प को हमेशा सोचकर रखा, पॉजिटिव रखा अपने आप को, कि मैं ये नहीं तो कुछ तो करूंगा।
क्योंकि मेरी लाइफ अभी खत्म नहीं हुई है, मैं अगर हूँ। अच्छा, इसमें मैंने इसलिए दोनों की काउंसलिंग की बात की, कई बार बच्चे समझ में आ जाते हैं लेकिन उनके पेरेंट्स उनको वो खुद कन्विंस नहीं कर पाते बच्चे में। ऐसे में जो एक जैसे आपकी जो भूमिका होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी मेंटल इलनेसेस हो, कोई भी मेंटल इलनेसेस हो, उसमें न केवल पेशेंट का इलाज करना है, हमें उस पेशेंट के साथ में जो लोग रहते हैं, उससे एसोसिएटेड जो लोग हैं, मोस्ट कॉमनली द फैमिली मेंबर, उनकी काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और उसको हम टर्म भी देते हैं जिसको हम बोलते हैं फैमिली थेरेपी। उस टर्म देते हैं उसको हम बोलते हैं फैमिली थेरेपी। मतलब कि पेशेंट के घर वालों को साइको एजुकेट करना अबाउट कि आपके बच्चे की नेचर कैसी है, आपके बच्चे में स्ट्रेस लेने की क्षमता कैसी है, आपको कैसे प्रोसीड करना है, वो किस करियर में आगे जा सकता है। प्लस अगर किसी बच्चे आपके बच्चे में कोई वार्निंग साइन आ रहे हैं कि जो आगे चल के गंभीर मानसिक रोग में कन्वर्ट ना हो जाए, उसके कुछ वार्निंग साइंस भी हम उनको बताते हैं। जैसे आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि मान लो आपका बच्चा बहुत लंबे समय से चुप चुप रहने लगा है, दोस्तों से बात कम करने लगा है, नहाना धोना भी कम करने लगा है, बोलता है क्लासेस मिस करने लगा है, कॉन्फिडेंस लो रहने लगा है, सामाजिक कार्यों में जाना बंद करने लगा है, तो ये एक वार्निंग साइन है कि समझ जाओ आपके बच्चे को कुछ परेशानी है, उसके साथ में हमें समय व्यतीत करना है। कई बार पेरेंट्स पूछते हैं कि मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, मुझे मालूम है मेरा बच्चा परेशान है, मैं हेल्प कैसे कर सकता हूँ। तो हम बोलते हैं अगर आप एक अच्छे लिसनर बन जाओ, वही एक अपने आप में एक बहुत अच्छी हेल्प होगी। आपका बच्चा जो बताना चाहता है उसको आप सुने, आधा घंटा 1 घंटा उसकी बातों को सुने, रोके नहीं उसकी बातों। कई बार क्या होता है, हम उनको हर बात का कॉन्ट्राडिक्ट करना शुरू कर देते हैं, अपने लेवल पे काउंसलिंग करना शुरू कर देते हैं। थोड़े समय के बाद में बच्चे को क्या लगता है, ये मेरी बातों को समझते ही नहीं, मेरे पापा मेरी बात को नहीं समझते, मेरी मम्मा मेरी बात को नहीं समझते। उनको लगता है जनरेशन गैप इसका बड़ा कारण है। जनरेशन गैप, यस यस, जनरेशन गैप है। तो हमें उनकी बात को समझना है, सुनना है, उसके ऊपर रिएक्ट करने की कोशिश ना करें। पहले और खुद अगर समझें हम। हाँ, कभी हमें विरोधाभास होने लगे उनकी बातों से, तो हम एक थर्ड पर्सन, जिसको हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, एक जो न्यूट्रल पर्सन होता है, नॉन जजमेंटल होता है। कई बार बच्चे को लगता है कि मैं कुछ पेरेंट्स को अपनी पर्सनल बात बताऊंगा तो दे बिकम वेरी जजमेंटल, कि मैं शायद पढ़ना ही नहीं चाहता इसलिए इस तरह की बातें कर रहा हूँ। डिप्रेशन नाम की तो कोई चीज होती नहीं है। बहुत सारे बच्चे अपने, क्योंकि बच्चे आजकल क्या गूगल में वीडियो में सब कुछ देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं। The young generation knows more about mental illness than the previous generation. वो कुछ बताना भी चाहेंगे तो हम सुनना नहीं पसंद करते। तो ये इसलिए फैमिली मेंबर का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ठीक, रितेश जी, समाज का जो एक प्रेशर होता है, क्योंकि एक ये सिर्फ परिवार ये नहीं सोचता कि मैं ये चाहता हूं, उनको ये लगता है कि समाज क्या कहेगा, एक ही बड़ा प्रेशर होता है। और समाज का जो दबाव होता है वो बच्चे पर डालने की कोशिश की जाती है। मैं सभी पेरेंट्स की बात नहीं कहता, लेकिन उनको लगता है कि मेरे भैया का लड़का तो वहां पर आए, उसका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है, जेईई में सिलेक्शन हो गया, लेकिन मेरा बेटा अगर कुछ नहीं कर पा रहा है तो हम क्या करें। ऐसे में जैसे सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जब आप उनसे बच्चों से बात करते हैं तो क्या उनके पेरेंट्स से भी आपकी चर्चा होती है जब पेरेंट्स छोड़ने के लिए वहां पर आते हैं, या फिर लगता है कि किसी तरह के कोई सिम्टम्स नजर आ रहे हैं बच्चे में, तो आप उनके पेरेंट्स से बात करते हैं? अगर करते हैं तो किस तरह की काउंसलिंग उनसे आप करते हैं? बिल्कुल प्रभात जी, आपने बहुत सही बात कही और ये बात सामान्य बात है कि परिवार के सदस्य का बच्चों पर एक दबाव होता है कि उसका बच्चा डॉक्टर है, उसका आईआईटी किया हुआ है, उसका दूसरे कोई पेशे में बहुत अच्छा नाम है, सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो उसको देखकर जब हम अपने बच्चे को प्रेशराइज करना चालू करते हैं तो वहीं से वो मानसिक दबाव की ओर जाना शुरू करता है। और जब मानसिक दबाव की ओर जाता है तो धीरे धीरे वो अवसाद में जाने का एक उसका सामाजिक एकांकीपन संगठनों होना। की जिम्मेदारी किस तरह से बढ़ जाती है? मेरा 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 मकसद जो ये था, क्योंकि देखिए साइकियाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास आदमी जब एक्सट्रीम लेवल हो जाता है या फिर कुछ गिने चुने केसेस में जाने की कोशिश करते हैं लोग, लेकिन आप सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर तो आप उन लोगों के बीच में बिल्कुल सामान्य तरह से रहते हैं। आपका व्यवहार उस तरह का होता है, आपका पहनावा, जिस माहौल में आप मिल रहे हैं, आप किसी हॉस्पिटल में या क्लिनिक में नहीं मिल रहे हैं, तो वो वैसा दबाव महसूस नहीं करता। तो ऐसे में एक सामाजिक संगठन की जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है? सामाजिक संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है क्योंकि ये जो बच्चे हैं हमारे देश का भविष्य हैं
और हम सामाजिक संगठन के नाते इनसे निरंतर संपर्क का प्रयास भी करते हैं। कहीं बच्चा अवसाद में है, कहीं मानसिक समस्या से है, तो हम उनके पेरेंट्स से, जैसा मैंने पहले भी कहा था, परिवार से, कोचिंग सेंटर से, और जहां वो उठता बैठता है जिस हॉस्टल में है, वहां से उससे उसकी दिनचर्या को लेने का प्रयास करते हैं और दिनचर्या में उसके क्या बदलाव आ रहा है। बहुत सी बार क्या होता है, हमें तो सिमिलर लगता है, बच्चा एक रूटीन प्रोसेस में कोचिंग जा रहा है, कोचिंग से घर आ रहा है और उसके बाद वो खाना खा रहा है, और उसकी जो रूटीन दिनचर्या है वो हमारे को हॉस्टल वाला, उसके आस पड़ोस के रहने वाले लोग बताते हैं कि इसमें ये बदलाव हो रहा है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया। तो ये चीजें जब हमें मालूम पड़ती है तो हम उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके उनको अवेयर करने का प्रयास करते हैं। कई जी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं कि वो जो बच्चा दबाव में है, प्रेशर में है परिवार के, उससे वो निकल सके। बहुत सी बार हम इस जी तरह के जैसे गेम्स आयोजित कर रहे हैं, सेमिनार आयोजित कर रहे हैं, सेमिनार के साथ हम पेरेंट्स से मीटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से हम उससे और परिवार से जुड़ने का प्रयास करते हैं, ताकि वो इस बच्चा जो बीमारी जी से ग्रसित हो रहा है, जो इस तरफ जा रहा है, उसको हम रोकने का प्रयास करें। जी। हमारे साथ ए के जैन साहब भी जुड़ चुके हैं। जैन साहब, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है कोटा के मामले को लेकर। न सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर उन्होंने कड़ी टिप्पणी की है, बल्कि सरकार को भी कहा है कि आपने क्या किया। आप पॉलिसी की बात करते हैं, लेकिन अभी तक वो कोचिंग सेंटर को लेकर ना कोई पॉलिसी सामने आ पा रही है। आप काउंसलिंग की बात करते हैं, काउंसलिंग को लेकर किसी तरह की चीज सामने नहीं आ रही है। निर्माण जो देश का है वो युवाओं पर और बच्चों पर छोड़ दिया जाता है सिर्फ कहने भर के लिए, लेकिन जब उसकी जान की बात आती है तो फिर ढिलाई बरतती है। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी आपको लगता है कि हालात में सुधार ला पाएगी, या फिर इसके बाद आपको लगता है कि कानून में थोड़े से और कड़े प्रावधानों की जरूरत है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने सो मोटो इस मामले में भी संज्ञान लिया था, और उसके बाद एमिकस क्यूरे भी इसमें अपॉइंट किए थे जिन्होंने रिपोर्ट्स दी थी, और उसके बाद बार बार सरकार ने भी और सब लोगों ने इसमें एक पॉलिसी और कानून बनाने की बात कही थी, पर न तो पॉलिसी लागू की गई न कानून लागू की। सही है, बच्चों पर परिवार का प्रेशर होता है, पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही, कोटा के अंदर ही इतनी ज्यादा आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं। सीधा सा बात है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने वहां पर कट थ्रोट कंपटीशन किया हुआ है। बच्चों पर इतना साइकोलॉजिकल प्रेशर पैदा कर दिया जाता है कंपटीशन के नाम पर, कि जैसे यदि वो आईआईटी में या मेडिकल में सेलेक्ट नहीं हुए तो वो एक व्यर्थ के जीव हो गए, उनका अपना कोई वजूद ही नहीं रहा। जिस तरीके से जो नंबर 1, नंबर 2 या जो उनके टॉपर्स हो जाते हैं उनको हाईलाइट किया जाता है, फिर उनको खरीदा भी जाता है, इंस्टीट्यूट अपने आप में से उनको बताता है, और किसी को कोई कार दी जाती है, उससे दूसरे बच्चों के अंदर एक तरीके से हीन भावना पैदा करने की कोशिश की जाती है। मनुष्य की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह हर बच्चे का टैलेंट एक जैसा नहीं होता। कोई किसी एक विशेष क्षेत्र में माहिर होता है, कोई दूसरे क्षेत्र में होता है, कोई पढ़ाई में होता है, कोई गेम्स में होता है, कोई आर्ट में होता है, या किसी की हर एक की अपनी अलग अलग विधाएं होती है, कोई बच्चा किसी से कम नहीं होता। परंतु इस भावना को बढ़ाने की बजाय वहां प्रयास किया जाता है कि इतना किताबों का वजन डाला जाता है, इतना कंपटीशन किया जाता है, और वहां भी बच्चों को नीचा दिखाया जाता है। वहां हर में एक नंबर 1 या ए या बी जो उनकी सेक्शंस बनाए जाते हैं, पीछे वाले बैचेज में भेज दिया जाता है। सही कहा आपने। हाँ, पेशे वाले में भेज दिया जाता है, तो एक बच्चे के अंदर दबाव और हीन भावना पैदा की जाती है, और साथ में उनको साइकोलॉजिकल उनका ध्यान रेगुलरली कभी भी नहीं रहेगा, न हॉस्टल संचालकों को द्वारा न कोटा के इंस्टीट्यूट द्वारा। सबसे बड़ी समस्या है कि कोटा की जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कोटा की पूरी राजनीति और अर्थव्यवस्था इन इंस्टीट्यूट्स के हाथों में चल गई है। वहां के चाहे सांसद हों, चाहे विधायक हों, बल्कि नेता जितने भी हैं, वो कहीं न कहीं आर्थिक रूप से अन्य सब मामलों में, और तो और जब रैलियां होती हैं या नेताओं की मीटिंग होती है, किसी का योग गुरु का प्रोग्राम होता है, उसमें भी इन इंस्टीट्यूट्स के बच्चों को ही लाकर बिठाया जाता है, खड़ा किया जाता है। और इसीलिए कड़े कानून हम सरकार से उम्मीद करें इसमें नहीं है, क्योंकि सरकार में बैठे हुए राजनेता चाहे किसी भी दल के हैं, कोटा से आने वाले लोग सब बिक जाते हैं या अपने स्वार्थों को आधार पर अपने आप को कंप्रोमाइज कर लेते हैं। तो इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि 3 साल से चल रहा है ये मामला, आज से नहीं चल रहा। कोटा में जो आत्महत्याओं को लेकर 3 साल पहले कॉग्निजेंस माननीय हाईकोर्ट ने लिया था, और तब से रेगुलर मामला ये चल रहा है। पर वहां की और नुकसान भी हुआ है। कोटा जो सुसाइड सिटी के नाम से बदनाम हुआ है, वहां पर बच्चों का आना बीच में कम हो गया था, इसका नुकसान भी हुआ था,
तो निश्चित रूप से जब तक इसकी कंप्रेसिव पॉलिसी बना के कानून, क्योंकि यानी ये जब तक ये जिम्मेदारी इंस्टीट्यूट्स में नहीं डाली जाएगी कि जहां से आप इतना पैसा कमा रहे हो उन बच्चों की सुरक्षा करने की, उनको साइकोलॉजिकल थेरेपी देने की, उनको विश्वास दिलाने की जिम्मेदारी भी आपकी है, तब तक ये लगता है कि बार बार मुझे लगता है इस बार तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ टिप्पणी की है, पर लगता है कई बार ऐसा लगता है कि अब सरकारें से ज्यादा बेहतर काम सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, वही लोगों की चिंता ज्यादा कर रही है, सरकारें तो अपनी वोटों में शायद व्यस्त है। तो इसलिए कानून बनाने की एक आवश्यकता है, और कानून भी ऐसा जो कम से कम इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के प्रभाव में नहीं बने। वहाँ के पुलिस अधिकारी हो, वहाँ के कलेक्टर हो, सबके सब नतमस्तक हैं इंस्टीट्यूट्स के सामने, पब्लिक इंटरेस्ट की बजाय इंस्टीट्यूट्स का काम कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, काउंसलिंग का एक कौन सा वक्त होना चाहिए? क्योंकि अक्सर जब बिल्कुल पीक टाइम आ जाता है, लगता है कि बच्चा फंस चुका है और लोग उनको ये कहते हैं कि आप एक बार डॉक्टर से सलाह लीजिए, बच्चा थोड़ा सा डिप्रेशन में जा रहा है, तब ज्यादा जरूरी है? या फिर लगता है कि अब ये एक रेगुलर प्रोसेस होना चाहिए, जब बच्चा सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर रहा है, खासतौर पर 10th के बाद वो किस स्ट्रीम में जाए, उसको वो सेलेक्ट कैसे करे, उसके लिए काउंसलिंग तभी शुरू हो जानी चाहिए ताकि वो आगे जाकर उलझे ही नहीं, उसके ऊपर किसी तरह का प्रेशर ना रहे। बनस्पत इसके कि 2 साल वो 11वीं 12वीं में खराब कर चुका है और उसके बाद वो काउंसलिंग उसको दी जाए तो 2 साल की जो उसकी मेहनत थी अलग स्ट्रीम में चली गई। आपको नहीं लगता कि ये काउंसलिंग जो है एक रेगुलर काउंसलिंग होनी चाहिए, स्कूल्स में दी जानी चाहिए? और ये 10वीं क्लास जब आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन हो, और नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से तो जब भी हम सिलेक्ट करते हैं सब्जेक्ट, उससे पहले उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी नीड क्या है और वो क्या कर सकता है, ये सब काउंसलिंग पहले ही होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो स्कूल्स में ही काउंसलर की फैसिलिटी तो अभी धीरे धीरे करके अच्छे स्कूल्स में है, काउंसलर रखने लगे हैं लोग, बट हमें अच्छे काउंसलर की जरूरत है, दोज हु आर वेल ट्रेन्ड, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ unbiased also unbiased also and unbiased also, yes, so that कि हम 11th 12th जो कि करियर का, लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है बच्चे का, और बच्चे का जो मन होता है वो बहुत ही कोमल मन होता है, उसको खुद को भी मालूम नहीं होता है कि उसको करना क्या है। पेरेंट्स ने बोला ठीक है साइंस मैथ ले लेता है बच्चा, है ना। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लाइक आफ्टर 2 years ही रियलाइज कि नहीं मैं तो इसके लिए बना नहीं, तो उसमें काउंसलर की नेसेसिटी बहुत जरूरी हो जाती है। तो करियर काउंसलिंग के टाइम पे पेरेंट्स के साथ में बच्चे को बिठा के होना ही चाहिए, बिल्कुल जरूरी है, सो दैट कि आगे चल के दिक्कत नहीं आए। और मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये बात उठाना चाहूंगा कि सुसाइड जिसको के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं पोता की, सुसाइड इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ अमंग यंग अडल्ट एज बिटवीन 15 to 29। ये WHO बोलता है कि 15 साल से 29 साल के बच्चों में सबसे ज्यादा मौत का जो कारण है वो सुसाइड है। फर्स्ट इज रोड साइड एक्सीडेंट, क्योंकि बच्चे इंपल्सिव होते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, तो इतना बड़ा फिगर है इस चीज के लिए, और हम कोई भी लोग इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। तो हमें हर लेवल पे, मेंटल हेल्थ लेवल पे, स्कूल लेवल पे, जनप्रतिनिधियों के लेवल पे, हर लेवल पे हमें इसके बारे में खुल के बात करनी चाहिए, न कि इसको, आपने वर्ड यूज किया था हवा बनाना, जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, मेंटल हेल्थ स्टिग्मा, उससे बाहर निकले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज मुझे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक डेथ है, हम तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं, बट जैसे ही मेंटल हेल्थ की बात आती है कोई नहीं जाता। जबकि मेंटल हेल्थ के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, दीज आर वेरी कॉमन मेंटल इलनेसेस। हर व्यक्ति अपनी लाइफ में कभी ना कभी इस फेज से गुजरता है, तो इट्स वेरी कॉमन। तो इसको हम हवा नहीं बनाए, स्टिग्मा नहीं बनाए, जरूरत पड़े तो साइकेट्रिस्ट के पास भी जाएं। उससे पहले बहुत सारे फेजेस होते हैं जिसमें हम अपनी मेंटल हेल्थ को खुद ठीक कर सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी फिजिकल एक्सरसाइज, टाइमली सोना, एक अच्छा सोशल नेटवर्क, लोगों से मिलना जुलना, एकांकी जीवन से बाहर निकले। अपने बच्चों के टाइम में सोशल मीडिया का जितना ज्यादा रोल हो गया है, मीडिया, मोबाइल डिपेंडेंस, उससे बच्चे को बाहर निकालें, उन्हें बाहर की दुनिया में रखें, नेचुरल लाइफ में रखें, न कि वर्चुअल वर्ल्ड में रखें। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। फैमिली टाइम स्पेंड करना उनके साथ बहुत जरूरी है, सोशल उनका जो स्टिग्मा उससे निकालो। जी रितेश जी, आपकी जब आपने बताया कि आपकी कोचिंग संचालक जो हैं उनके समूह से बात होती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी आपकी बात होती है, हॉस्टल संचालकों से आपकी भी बात होती होगी, क्या सरकार और प्रशासन से समन्वय आपका सही बन पा रहा है, और क्या
जो आपकी तरफ से उपाय उनको दिए जाते हैं, जो सुझाव उनको दिए जाते हैं, क्या उनकी पालना में कोई कमी आपको नजर आती है? क्योंकि अभी भी आंकड़े कम नहीं हो रहे। क्या लगता है आपको, आपके बीच में कहीं न कहीं एक सेतु टूटा हुआ है प्रशासनिक व्यवस्थाओं में, सरकार में, और आप उन बच्चों और उनके बीच में आप एक सेतु के तौर पर हैं। क्या लगता है आपको, किस तरह की सुधार की गुंजाइश आपको नजर आती है? डॉक्टर साहब ने बहुत सारे विषय अभी हम सबके बीच में रखे थे और उसके बाद जैन साहब ने हम सबके बीच में जुड़ते हुए कुछ 2-3 बिंदुओं को उठाया। मैं उस बात को थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूँ। जैन साहब ने कहा कि बच्चों के साथ वहाँ के राजनीतिक माहौल, वहाँ की सामाजिक ढांचे की भी जिम्मेदारी। यहाँ की जो राजनीतिक माहौल और सामाजिक ढांचे की जो जिम्मेदारी की बात जैन साहब ने की, मैं उसमें थोड़ा सा डॉक्टर साहब जैन साहब से थोड़ा सा अलग बात करना चाह रहा हूँ कि यहाँ की जो सांसद है, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, यहाँ के विधायक हैं, वो निरंतर इस चीज का प्रयास करते हैं, बच्चों के बीच में जाकर संवाद करने का प्रयास करते हैं। इसके साथ यहाँ का प्रशासन, यहाँ के कलेक्टर हो, एसपी हो या अन्य प्रशासनिक अधिकारी समय समय पर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर बच्चों से बात करने का प्रयास करते हैं। एक सेतु बनाने का काम इस कोटा शहर में राजनीतिक रूप से और प्रशासनिक रूप से स्तर पर किया जा रहा है। मैं माफी चाहूंगा क्योंकि समय कम है, मैं जी माफी चाहूंगा क्योंकि समय कम है सर, मैं जी बोलिए। एक बात और मैं कहना चाह रहा था कि जिम्मेदारी राजनीतिक तौर पर जनप्रतिनिधियों की तो है ही सही, प्रशासन की भी जिम्मेदारी, पर उसके साथ हमारे जो बच्चों के माता पिता हैं उनकी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि हम हर चीज को राजनीतिक माहौल में या प्रशासन पर ढोलकर हम उसको फ्री नहीं हो सकते। जहां तक पिता माता की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, परिवार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कि समय समय पे उनसे संपर्क करके उनकी समस्याओं को, बच्चे को कोचिंग में भेजकर वो केवल बात पर ध्यान दिया था अपना। जी डॉक्टर साहब, एके जैन साहब, ये आपने सही कहा, बीच में एक बिंदु आपने छेड़ा था कि ये जो एक कंपटीशन वाली जो भावना है, राजस्थान सरकार ने ये अच्छा एक डिसीजन लिया था कि एक मेरिट जारी होती थी पहले बोर्ड की, 10वीं और 12वीं के बोर्ड की मेरिट लिस्ट जारी होती थी और वो लिस्ट छपती थी, उसको उन्होंने बंद कर दिया। और उसका कारण उन्होंने ये बताया कि इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण ये है कि एक कंपटीशन जो आता है कि मेरी मेरिट नहीं आई, मैं 10वें नंबर पे रहा, मैं 8वें पे रहा, या मैं सिर्फ फर्स्ट डिवीजन रहा, मेरिट क्यों नहीं बनी। कुछ हद तक ये उसी के इर्द गिर्द है कि हम कॉम्पिटिटिव एक दूसरे को जब समझते हैं और तुलना करने लगते हैं, कंपैरिजन करने लगते हैं, कि आपको नहीं लगता कि इसकी भी एक व्यवस्था संवैधानिक स्तर पर, कानूनी स्तर पर जरूरी अब हो गई है कि ये टॉपर्स को, जैसा आपने कहा कि टॉपर्स की जुलूस यात्राएं निकाली जाती हैं, उनको खरीदा जाता है, उनको गाड़ियां गिफ्ट की जाती हैं, इसको अगर हम कानूनी तौर पर किसी तरह से बाउंड करें या फिर उसको लिमिटाइज करें तो काफी हद तक एक मतलब हम एक दिशा तो दे सकते हैं उस दिशा में कि हम बच्चों का जो सुसाइड केस है उनको डायग्नोस करते हैं, उनको थोड़ा सा रोक सकें। देखिए, बिल्कुल सही बात कही आपने, और मैंने भी यही कहा था कि अभी बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि सब कलेक्टर जाते हैं और विधायक जाते हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बच्चों से बात करने की जरूरत नहीं है, नियंत्रण करने की जरूरत है कोचिंग इंस्टीट्यूट पे कि वो क्यों कंपटीशन पैदा कर रहे हैं, वो बच्चों की देखरेख के लिए क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं रेगुलर उनका साइकोलॉजिकल चेकअप करा रहे हैं, वो क्यों इस तरह की व्यवस्थाएं कर रहे हैं कि बच्चों में कट थ्रोट कंपटीशन पैदा हो। किसी को गाड़ी, जैसे कि आपने कहा, किसी को गाड़ी दे रहे हैं, किसी के फोटो छाप रहे हैं अपने नाम पर। प्रशासन की जिम्मेदारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को नियंत्रण करने की है, और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को साइकोलॉजिकल हेल्प प्रदान करें। एडमिनिस्ट्रेशन का काम और वहां के जो सांसद विधायक जिनका भी काम है, उनका काम है उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को अपने कानून के दायरे में लाके नियंत्रित करें कि वो बच्चों को एक कमोडिटी की तरह यूज नहीं करे, कमाई के साधन की तरह यूज नहीं करे, बल्कि उनके चाइल्डहुड का भी ध्यान रखें, बच्चों की मानसिकता का भी ध्यान रखें, और उनको एक इसे जो भंवर जाल होता है कंपटीशन का उसमें नहीं डालें। इसको भी रोकना एक जरूरी है, और इसमें प्रशासन और राजनेता दोनों कोटा के विफल रहे। आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, मेरे ख्याल से काफी हद तक जो मेंटल प्रेशर की शुरुआत है उन बड़े बड़े होर्डिंग्स को देखकर, उन अखबारों के फर्स्ट पेजेस को देखकर भी आती है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती है। लेकिन ये एकमात्र अकेला कारण नहीं है, कई सारे इसके कारण हैं। हमें हर कारण पर, माफी चाहूंगा रितेश जी क्योंकि समय पूरा हो चुका है, अगले शो का समय हो चुका है, लेकिन जो आपने बात कही उसको थोड़ी सी बात अगर कहना चाहूँ, जैन साहब जो बात कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा उससे थोड़ा मेरा
मत नहीं, हो भिन्न है सकता है। देखिए मैं कि मानता हूँ मैं नहीं, बाकी हो सकती है। मैं उन पे आरोप नहीं, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ प्रशासन के स्तर पर और राजनीतिक माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी और यहाँ के स्थानीय विधायक नहीं, हम किसी की हम सब कोशिशों को लोग डिनाई नहीं सामूहिक कर रूप रहे से प्रयास कर रहे हैं। रितेश जी, हम और किसी की कोशिशों को डिनाई नहीं कर रहे, किसी की कोशिशों को कानून डिनाई तो नहीं नहीं कर रहे, बना लेकिन रहे हैं, हमारा कानून मकसद ये क्यों है नहीं कि बना रहे हैं? कारणों को प्रयास क्या डायग्नोज कर किया रहे हैं? जाए। बच्चों को जाके हमारा बेवकूफ मकसद बना सिर्फ रहे एक हैं। है, हमारा वो प्रयास जी, करना मानते हो आप? हमारा मकसद सिर्फ एक है, हमारा मकसद सिर्फ एक है, बच्चा जिस मकसद से जा रहा है उस मकसद को पूरा करे, जिस सपने को लेकर वो जा रहा है उस सपने को वो पूरा जिए, उसका आनंद ले। परिवारों का कोई प्रेशर नहीं आए, प्रशासनिक स्तर पर किसी सुधार की जरूरत है तो उसको किया जाए, सरकार के स्तर पर, कानून के स्तर पर कानून काम कर रहा है, लेकिन सरकार के स्तर पर लग रहा है कि किसी सुधार की जरूरत है तो वो किया जाना चाहिए। मकसद सिर्फ एक है, अगर किसी सपने को पूरा करने के लिए बच्चा कहीं जा रहा है, उस सपने को वो पूरा करे। उससे पहले अगर लग रहा है कि बच्चा अगर गलत आपने सपना उसको दे दिया है, तो उससे पहले बच्चों की काउंसलिंग करें, खुद अपनी काउंसलिंग करवाएं। सारी की सारी चीजें करने का मकसद सिर्फ यही है कि बच्चा सुरक्षित रहे, आपके साथ जीवन भर आपके बगल में रहे, आपको उसका साथ मिलता रहे और वो अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जो सपने देख रहा है उनको पूरा करे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक कोशिश थी हमने कि हम इसका एक निदान निकालने की कोशिश करें, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही। नमस्कार।